हमारे पास क्वेश्चन अब है शेयर्स का। पहले AB Limited invited applications for 40,000 shares at the rate of 100 premium. 40,000 shares at the rate of 100 and 5% premium. ठीक है, एप्लीकेशन पे 40, अलॉटमेंट पे 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 15 और फाइनल कॉल पे कितने हो गए? 30, 40, 40, 80, 20 हो गए ना। एप्लीकेशन टोटल हमारे पास आई 60,000। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स प्रोपोर्शनेटली, यानी कि हमने 60,000 वालों को 40,000 की दी है। 3:2 की रेशो हो गई। ठीक है। द डायरेक्टर्स डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑन 200 शेयर्स। 200 शेयर्स पे ये मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, फाइनल कॉल तो उन्होंने करी ही नहीं है। यही हुआ ना, फाइनल कॉल उन्होंने की नहीं है। द शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यू एज 80 पेड एट 60 पर शेयर। यानी कि हमने फॉरफिट करके जब रीइश्यू किए तो हमें लैंग्वेज में क्या लिखा है? एज 80 पेड एट 60 पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ? बेचे, रीइश्यू किए, यानी कि हमारा रीइश्यू प्राइस 60 है और जो पेड अप वैल्यू है वो ₹80 है। हमसे बोला गया गिव एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स एंड इट्स बैलेंस शीट। यानी कि हमें सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू करना है। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़े से वर्किंग नोट तो बनाने पड़ेंगे, जैसे कि अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड कितने के लिए किए? 200/2 into 3, 300 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई? 300 शेयर्स पे 40 रुपए, 12,000। जबकि रिक्वायर्ड कितनी थी? 200 शेयर्स पे 40 रुपए मतलब 8,000। ये हमारे पास आ गई एक्सेस। अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड 200 into 30, 6,000, जिसमें से कैपिटल और प्रीमियम का लगाएं 5,000 और 1,000। ठीक है, अब इस 4,000 को हम पहले कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, यहां कुछ एडजस्ट नहीं करेंगे, यानी कि 1,000 + 1,000 ये हमें नॉट रिसीव्ड है। ये वर्किंग नोट्स बनाने में कभी भी कंजूसी मत करना, आलस मत करना, क्योंकि अगर आप वर्किंग नोट्स ठीक बना लेते हो, और वर्किंग नोट्स में तो आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, अगर वर्किंग नोट्स ठीक बना लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सारी वैल्यूज यहीं से उठ के आएंगी। जैसे कि फॉरफीचर की एंट्री जब हम करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये किससे करते हैं? जितनी कॉल्ड अप है। फिर प्रीमियम अकाउंट डेबिट हम कब करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम कब करते हैं? जब हमें प्रीमियम मनी रिसीव नहीं होती, नॉट रिसीव्ड। टू फॉरफिटेड शेयर्स, इसमें कौन सी फिगर आती है? फॉरफिटेड शेयर्स में कौन सी आती है? जो मिल गई। और कॉल्स इन एरियर्स में तो इसमें आएगी जो रिसीव्ड है, इसमें आएगी जो
नॉट रिसीव्ड है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो तुमको क्वेश्चन में बस वही चीजें ढूंढनी है, ठीक है। जैसे कि अब कैपिटल में डेबिट 20 रुपए तो उन्होंने कॉल ही नहीं किया अभी तक, यानी कि 200 इंटू 80, प्रीमियम 200 इंटू 5, रिसीव कितना किया, ये मनी रिसीव किया है 12,000, और नॉट रिसीव्ड अलॉटमेंट का 2,000, और फर्स्ट कॉल की 3,000, 5,000। अलॉटमेंट मनी के 2,000 नहीं मिले और फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले, 200 इंटू 15, ठीक है ना। तो ऊपर देख लो आप, ये 16,000 है और ये 1,000 है, 17,000 हो गया। री इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited shares account debit to share capital। बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा किससे होता है, री इशू प्राइस, ये री इशू डिस्काउंट। तो ये सब टर्म इसलिए बताती जा रही हूं कि आपको जब एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें ये सब बहुत हेल्प करेगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी किसमें कौन सी वैल्यू आ रही है। री इशू प्राइस था 60, तो 200 इंटू 60, यानी कि री इशू डिस्काउंट था 20। क्यों, क्योंकि पेड अप वैल्यू है 80, तो ये 16,000, ये 4,000 और ये 12,000। तो हमारे पास अब हमें उन्होंने बोला है री इशू की एंट्री करने के लिए, फॉरफीचर एंड री इशू। तो ये मत सोचो कैपिटल रिजर्व तो बोला ही नहीं, कैपिटल रिजर्व नहीं बोला तब भी करनी ही है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अगर कैपिटल रिजर्व नील आ जाता है ना तब भी कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर दो। जैसे कि इसमें तो कैपिटल रिजर्व आ गया 12,000 माइनस 4,000, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, आपके पास बैलेंस शीट में मेजर हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें है शेयर होल्डर्स फंड, और फिर नंबर 1 पे है शेयर कैपिटल, और नंबर 2 पे है रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये नोट्स टू अकाउंट 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो अगर मैं फर्स्ट नोट टू अकाउंट की बात करूं शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल में कुछ ऑथराइज तो था ही नहीं, तो तुम ऑथराइज लिख दोगे, और उसके आगे डैश डाल दोगे क्योंकि हमें कुछ मेंशन ही नहीं है। फिर इशूड लिख दोगे, कितने इशू की, इशूड कैपिटल कितनी है 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 40 lakhs। फिर सब थोड़ा सा पास कर दो ना प्लीज। ठीक है, ठीक है। फिर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि फुली पेड अप तो है ही नहीं। यहां पे तुम ये लिख सकते हो एंड कॉल्ड अप। ये तुम्हारे पास हो गया 80 रुपीज। कितने हो गए 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹80 ईच, कितने हो गए 32 लाख।
तो ये टोटल 32 लाख यहाँ आ गए। रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ जाएगा, दो आइटम आएंगी नोट्स टू अकाउंट में। यहां बना दो इसका नोट्स टू अकाउंट, जगह नहीं है ना, ये है, नोट करते समय ठीक से लिख लेना। रिजर्व एंड सरप्लस में दो अमाउंट आएंगे, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम और एक कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 शेयर्स पे 200 पे तो नहीं मिला था, यानी कि इस 200 का प्रीमियम हटा देंगे 1,000 रुपए, तो यानी कि 2,40,000 इंटू 5 कितना हुआ, 2 लाख। 40,000 इंटू 5 2 लाख ही तो हुआ। तो सोचने लग गए 2 लाख में से 1,000 ये माइनस करेंगे ना, जो ये वाला था प्रीमियम, कहाँ गया ये वाला, तो कितना हो गया 199। और कैपिटल रिजर्व कितना हो गया 8,000, तो ये कितना हो गया, और इन्होंने ये नहीं कहा कि शेयर कैपिटल वाली बैलेंस शीट हो, तो इसमें नीचे असेट्स भी आएंगे, असेट्स के नीचे करंट असेट्स, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिर कैश एट बैंक। असेट्स, करंट असेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिर कैश एट बैंक। उसमें कुछ नहीं तो तुम्हें टोटल लिख देना 34,07,000 का। अगर बहुत टाइम हो, बहुत मन करे तो सारे, मतलब वैसे इसमें तो सारी एंट्रीज थी नहीं, तो टोटली लिख देना, शॉर्टकट बेस्ट है ये, भरोसा है सही किया होगा हमने। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट से। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ कंपनी इशूड फ्रॉम पब्लिक सब्सक्रिप्शन 60,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच। चलो 60,000 at the rate of 10 each at a premium of 4। एप्लीकेशन पे कितना है 4, अलॉटमेंट पे फिर 1+4 है, ठीक है। फर्स्ट कॉल 2.50। चलो एक बात तो ये, दूसरी बात, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 85,000 इक्विटी शेयर्स, these shares were allotted to the applicants to 80,000 shares और remaining applications being rejected। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो 85 है उसमें से 80 को तो हमने दे दिया 60 और जो बचा हुआ 5,000 है वो कर दिया रिजेक्ट, यानी कि ये रेशियो हो गई 4:3। फिर मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। ए टू whom 1200 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ठीक है। तो ए जिसके पास 1200 शेयर्स हैं ये दे दिया अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स मनी, कुछ नहीं दिया, ठीक है। समझ गई। B to whom 1,800 shares were allotted failed to pay 2 calls। B के पास 1,800 शेयर्स थे, ये हो गए। अब these shares were subsequently forfeited after the final call। All the forfeited shares were sold to Rajesh as fully paid for 11। ये शेयर्स हो गए forfeited, फिर हमने किए रीइश्यू एट द रेट ऑफ 11। यहां से दिख रहा है हमें कि एट द रेट ऑफ 11 मतलब रीइश्यू प्राइस अगर 11 है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 रुपी है रीइश्यू के समय, ये पता लग गया ना। प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अब देखो, प्रिपेयर कैश बुक एंड, यानी कि कैश बुक तो बनानी है, एंड जर्नल एंट्रीज हमें कौन सी करनी है, सिर्फ फॉरफीचर एंड रीइश्यू की, ठीक है। यही हो रहा है ना कहानी। तो चलो
पहले तो जो हमें वर्किंग नोट बनाना है वो बना लेते हैं ए के लिए। अप्लाइड कितने किए ए ने? 1200 अपॉन 3 इंटू 4 1600, फिर 1600 इंटू 4 हमें मिल गए। अब थोड़ा और शॉर्टकट्स पे आ जाते हैं क्योंकि एग्जाम में वर्किंग नोट्स बनाने जरूरी हैं। मैं लिखने की आदत इसलिए डलवाती हूँ कि लिखने से आपको प्रोसेस लर्न हो जाता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमें थोड़े शॉर्टकट्स पे आने हैं ताकि स्पीड बढ़े। तो अगर दिमाग में हमें लिख रहे हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इतनी, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड इतनी, तो चाहे तो यहाँ पे लिख लो रिसीव्ड और रिक्वायर्ड, यानी कि कितनी हो गई? 1600 एक्सेस। अलॉटमेंट मनी कितनी चाहिए थी? 1200 इंटू 5 6000, डिवाइड कर दिया तो 1200 और 4800। ये जो 1600 एक्स्ट्रा मिले हैं हम डिवाइड इसीलिए कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे इस डिवीजन का हमें सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि ये जो 1600 एक्स्ट्रा मिले हैं इसमें से पहले यहाँ 1200 यूटिलाइज होंगे और फिर यहाँ 400, यानी कि ये हो गया नील। अब हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी है वो 4800 में से 400 हमें मिल गई है, सिर्फ 4400 ही नहीं मिली, ठीक है। अब हमने कैश बुक जब बनाओगे, चलो यहाँ बना लेते हैं कैश बुक, थोड़ी खुली खुली बन जाएगी क्योंकि ये 5 रुपीज है ना बच्चा अलॉटमेंट। एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में ऑलवेज मेक अ हैबिट कि जो भी आपके नए क्वेश्चंस होते हैं 3 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। सेम पेज से स्टार्ट ही मत करो। अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पेज बचा हुआ है तो छोड़ दो। एट द एंड रिवीजन का जब टाइम होता है उस समय उसको क्रॉस करके पीटीओ लिख दो। नहीं भी लिख पाए तो कोई टेंशन नहीं कि अरे मैं तो पीटीओ नहीं लिखा, क्योंकि एग्जामिनर को आगे 4 पेजेस ब्लैंक देखने के बाद फिर साइन करने होते हैं। तो अगर तुमने छोड़ भी दिया, नहीं भी लिख पाए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इन बेकार की चीजों का स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, खुला खुला पेपर करो। मतलब आपने एक फर्स्ट पेज पे सारे के सारे वर्किंग नोट्स बना लिए, उसके बाद उस पेज को छोड़ दो, फिर अगले पेज पे बनाओ कैश बुक, फिर थर्ड पेज पे बनाना जर्नल एंट्रीज। ऐसे टर्न बाय टर्न करो, हर पेज पे एक एक चीज, खुला खुला पेपर करो बिल्कुल, ठीक है। और इन दिनों में क्योंकि तुम्हारे पास सफिशिएंट डेज हैं, तो इन दिनों में अगर कोई पेपर बैठ के करो सॉल्व इस तरह से कि चलो अब हमने सीख लिया है, कॉन्फिडेंस भी आ गया, तो एक पेपर को ना जैसे बोर्ड में करना है वैसे सॉल्व, तो सॉल्व करके चेक भी करा लो। चाहे इतने पेपर्स तुमको दिए हुए हैं तो उनमें से कोई भी एक पेपर लो और उसको सॉल्व करा लो, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है हमारे पास कैश बुक में एंट्री क्या आती है? टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी आ रही है एप्लीकेशन पे? कितनी आ रही है? 85,000 इंटू 4 340, ठीक है। हाँ वो वापस ला देना कि आपने वो कैसे किया था। देखो, मल्टीप्लाई वाला एप्लीकेशन पहले तो आ गया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वो ये है, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड वो ये है। तो इसमें से जो डिफरेंट आई ये एक्सेस मनी आई, ये एक्सेस मनी हम अलॉटमेंट में यूज करेंगे। अब अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड ये है, इसमें से इतना हमें शेयर कैपिटल में चाहिए और इतना हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम में चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो पहले हम कैपिटल में यूटिलाइज करते हैं, फिर बचा हुआ प्रीमियम में यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? अब पहली एंट्री ये कर दी, अब यहाँ पे दूसरी एंट्री रिजेक्शन की। जब रिजेक्ट करेंगे तो बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रिजेक्ट किए? 5000 इंटू 4 20,000, ये रिजेक्ट कर दिए। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू की, फिर अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट रिसीव करते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से?
कितना रिसीव करेंगे? कायदे से चाहे तो इसको वर्किंग नोट में लिख लो, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है ना। हमें रिक्वायर्ड कितनी थी? 60,000 इंटू 5, 3 लाख, ठीक है। लेस ऑलरेडी रिसीव्ड, कितनी ऑलरेडी रिसीव हो गई? ये वाली 80 को हमने 60 दिए ना, तो ऑलरेडी रिसीव हो गई 20,000 इंटू 4। समझ में आया? 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई थी, तो 20,000 इंटू 4 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी थी वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट मनी जो हमें चाहिए थी वो तो 60,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से चाहिए थी, लेकिन जो हमें एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुई वो 20,000 शेयर्स पे हुई, तो ये हो गया 2,20,000 और लेस नॉट रिसीव्ड। कितनी है नॉट रिसीव्ड? 4,400। तो ये कितना आ गया? 2,15,600। 2,15,600। समझ में आया? सारे मार्क्स, सारे जो अमाउंट्स है उनके आधा आधा नंबर होगा। एक ये वाला अमाउंट है जिसका 1 नंबर होगा, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल हमें इन दोनों की मिला के यानी कि 3,000 शेयर्स है। ये 3,000 शेयर्स की फर्स्ट कॉल नहीं मिली, हमें मिलनी कितनी चाहिए थी फर्स्ट कॉल? 60,000 इंटू 2.5, तो कितनी हो गई ये? 150। उसमें से 3,000 इंटू 2.5 7,500 नहीं मिली ना, यही तो नहीं मिली। तो 150 में से 75 नहीं मिली, तो कितना हो गया? 142,500। और बिल्कुल सेम 2 सेम किसकी होगी? 142,500 एकदम सेम होगी ना। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को तो सेम अमाउंट है, ये हो गई। अब हमारी बारी आई फॉरफीचर की, तो फॉरफीचर की एंट्री क्या करनी है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू forfeited shares to calls in arrears। 3,000 शेयर्स इंटू 10, 30,000। प्रीमियम में जो प्रीमियम मनी नहीं मिली, कौन सी प्रीमियम नहीं मिली? 1200 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं, यही तो नहीं, ये वाली प्रीमियम मनी नहीं मिली। 4,400 है ना, ये वाली नहीं मिली। अब फॉरफिटेड शेयर्स में अगर हम देखें तो ए के कितने मिले हैं? ए ने हमें दिए थे 6,400, ए के 6,400, जिसमें से 400 प्रीमियम का था जो हम फॉरफिट नहीं कर सकते, तो 6,000। ए के टोटल 6,400 थे, जिसमें से 400 प्रीमियम का था जो कि हम फॉरफिट नहीं कर सकते, तो यानी कि 6,400 माइनस 400 6,000। और बी का 1,800 शेयर्स पे 5 रुपए 9,000, तो टोटल 15,000 हमने फॉरफिट कर लिए। समझे फॉरफीचर कैसे आया? यहां कौन सा अमाउंट आता है? जो रिसीव्ड है, जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड है वो आता है। अब जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड है वो तो 15,000 है। कैसे? ए ने पे किए थे 6,400, जिसमें से 400 प्रीमियम में यूटिलाइज हो गए, तो बचा 6,000, उसका फॉरफिट कर लिया। और बी ने 1,800 इंटू 5, क्योंकि प्रीमियम मनी तो हम कभी फॉरफिट नहीं करते,
तो 9,000, 15,000 फॉरफीचर में आ गया। कॉल्स इन एरियर्स में कितना आया? ए का कॉल्स इन एरियर्स 4400 है और बी आगे जो है वो ये है कॉल्स इन एरियर्स, तो 15 और 4 19,400। ठीक है, समझ में आया? नहीं, फॉरफिटेड शेयर समझ में आ गया? कॉल्स इन एरियर्स क्या है? जो रिसीव नहीं हुआ। तो एक तो अलॉटमेंट का, कौन सा रिसीव नहीं हुआ? ये तो अलॉटमेंट के रिसीव नहीं हुए, ये फर्स्ट कॉल के रिसीव नहीं हुए और ये फाइनल कॉल के रिसीव नहीं हुए। ये तो हमने माइनस किया। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, तो ये टोटल हमारा यहाँ आ गया। अब जब री इशू करेंगे तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सारा का सारा हमने कर दिया, तो 30,000 और 3,000। और फिर दूसरी एंट्री कौन सी आएगी? फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि जितना अमाउंट फॉरफिट किया था सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में जा रहा है, यूटिलाइज तो कुछ हुआ ही नहीं। 15,000 और इधर फिर बैलेंसिंग कर दो। कितनी बैलेंसिंग है बताओ जरा, बताओ बैलेंसिंग कितनी है? की तो ये बताओ कितनी है? अब कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स टेकन द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स खंजूस लिमिटेड, खंजूस कंजूस होगा वो, डी गलती से टाइप हो गया, कंजूस लिमिटेड ऑन 31st March एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। हमें ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग निकालनी है, वो देखो प्रोनाउंस कर चलो चलो, अब हमें लायबिलिटीज दी हुई है 2004 की, 2005 की, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, P&L और 10% डिबेंचर्स, ये आइटम्स हमें दी हुई हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड ऑन 31st March, यानी कि वो ईयर एंड में हो रहे हैं रिडीम, और एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, और डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पेड 8%, और इक्विटी शेयर्स हमने 1 अप्रैल, यानी कि इक्विटी शेयर्स हम बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं इशू, और प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम कर रहे हैं वो एट द एंड कर रहे हैं। चलो अब इतना हो गया। अब हम सबसे पहले ऑपरेटिंग, ये क्या हुआ? नहीं, इंक लीक हो गई, इसे फेंक देना, फेंक ही दे भाई बस। पता नहीं रिकॉर्डिंग कौन क्या? कोई बात नहीं, जो हमारी रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उन्हें भी लाफिंग थेरेपी मिल जाएगी, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, और क्या है ना भाई। एक महीना, पूरा एक महीना है, आज से ठीक 1 महीने बाद 26 मार्च को तुम्हारा पेपर है और आज 25 फरवरी है। सोच लो, मैं बताऊं ये टाइम इतना ज्यादा है 1 महीने का कि किसी ने पूरे साल भी कुछ नहीं किया हो ना, और इस 1 महीने में वो लग के कर ले, इन एडिशन टू इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, तो भी 80 नंबर आ जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब 80 नंबर आ सकते हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आ सकते हैं, क्योंकि अब तुम लोग एक एग्जाम दे चुके हो ना, तो थोड़ा सा तो अंदर से वो फ्लो आ ही गया है, जोश। तो तुम बस इस जोश को ना बनाए रखो और 1 महीना बिल्कुल डट जाओ, तो बस गड़ जाओ, गड़ जाओ।
रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लेते? एक बार बोल दो। तो बस ऐसे हो जाएंगे नंबर। क्या कह रहा है? झोंक दो अपने। झोंक दो अपने आप को। और कुछ भी बोलना है? अब रिकॉर्ड करके डाल दो। रिकॉर्ड करके डाल दो। डाल दी, रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी डल जाएगा उसमें। बस याद नहीं आ रहा मुझे। बस अब पढ़ना शुरू कर ले। हाँ, ये सब तभी सक्सेसफुल होगा जब हम पढ़ेंगे। सही बात है। ठीक है, चलो, हमें तो कुछ कह ही नहीं रहा था। चलो, हाँ, अब ऑपरेटिंग पर आते हैं। ऑपरेटिंग में सबसे पहले हमें लिखना है नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारे पास था 8, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का 4 था। हमेशा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं ना। तो 31 मार्च 2000 कौन सा है? 5। ये था 8 लाख। नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2004, ये है 4 लाख। तो ये 4 लाख आ गया। यहाँ पे कोई टैक्सेशन वगैरह तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर हमने इसमें ऐड कर दिया प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा? क्योंकि हमने प्रीमियम जब रिडीम किया है तो वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर किया है, तो जो पूरे साल अमाउंट रहता है ना उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स पूरे साल जो रहे हैं वो रहे हैं 2 लाख। तो हमने 2 लाख पे कितना परसेंट? 10%। और इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए बिगिनिंग में, तो यानी कि पूरे साल हमारे पास कौन सा बैलेंस रहा है? क्लोजिंग वाला। तो क्लोजिंग वाला बैलेंस कितना है? 30 लाख। 30 लाख पे 8% कितना हो गया? 2,40,000। तो ये आ गया 6,60,000। इसमें हमने ऐड कर दी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें है हमारे पास डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना है डिबेंचर इंटरेस्ट? 10 लाख ही है, इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो 10 लाख पे कितना परसेंट है? 10% है भाई मेरे। कहाँ 10% डिबेंचर्स देखो। अब इसमें कोई टैक्सेशन का तो कुछ है ही नहीं। तो ये 760 तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। ठीक है, ये लो, लिख दिया मैंने पूरा। फाइनेंसिंग करें अब। फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग है। फाइनेंसिंग इसमें शेयर्स इशू किया तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स हमारे 10 लाख के इशू में और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हमारा 0 से 1 लाख हो गया। अब हमारे पास 3 आइटम है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, जिसमें हमने देखा कि इशू सिर्फ कौन से हो रहे हैं? इक्विटी शेयर्स। तो यानी कि प्रीमियम भी उसी के साथ है। तो 10 लाख और प्लस 1 लाख प्रीमियम। हमेशा प्रीमियम को साथ में लिखा करो, अलग से लिखने की बजाय। तो ये हमारे पास हो गया 11 लाख। फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हमने ऐड कर लिया था। प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं 1 लाख के और 5% प्रीमियम। अरे देखा,
यहाँ पे वो तो लेना भूल ही गए। प्रीमियम ऑन, किसी ने याद भी नहीं दिलाया। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी तो लेना था 5,000। क्या करते हो यार, बस जोश जोश में बातें करते रहते हो। 765, ठीक है। अब यहाँ पे 5,000, यानी कि टोटल हमने 1,05,000 वापस कर दिए। तो इक्विटी शेयर्स का हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स का हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम का हो गया, डिबेंचर्स में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। तो सिर्फ अब यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, इक्विटी डिविडेंड पेड और डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। कितना कितना है? इक्विटी डिविडेंड 2,40,000, प्रेफरेंस ये है 20,000, $240 और 1,00,000। बता दो फटाफट से आंसर कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। 6 लाख पे डिवाइड कितना आ रहा है? 6 लाख पे डिवाइड हंस ले, तू भी हंस ले पहले भर भर के। कैश फ्लो फ्रॉम ठीक है, हो क्या? नाइन्थ क्वेश्चन है ये, जो लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर था उसका। अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। एमसीक्यू है ये, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करना, हमसे देखना है क्वेश्चन पढ़ के पहले तो कि 50,000 शेयर से 10 रुपीज ईच, 30% प्रीमियम, होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अगर होल अमाउंट एप्लीकेशन पे पेबल है तो उससे एक्स्ट्रा जितना भी मिला यानी कि सब रिफंड हो जाना है, ठीक है। अब तो आ गया। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,50,000। अब जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है सारा रिफंड होगा। कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। अब कंपनी प्रोराटा पे करे कुछ भी करे, आगे तो कुछ एडजस्ट ही नहीं हो रहा ना। इतनी सी तो बात थी। अरे सिंपल सी बात है, 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई एट द रेट ऑफ 10 और 3 रुपए का प्रीमियम यानी कि 13 रुपए। एप्लीकेशन आई 2,50,000 शेयर्स पे, फुल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब अगर प्रोराटा अलॉटमेंट भी किया तो आगे तो कुछ नहीं है ना कॉल एडजस्ट करने को, अलॉटमेंट कॉल कुछ भी नहीं है। यानी कि हमें जो यहाँ पर 2 लाख शेयर्स हैं उनके जो 13 रुपए मिले वो पूरा ही रिफंड करना है ना। हमसे बोला भी यही है कि द अमाउंट रिफंडेड कितना होगा, 2 लाख इंटू 13, 26 लाख हम रिफंड कर देंगे, बस खत्म बात। इतना सही तो था, ठीक है, आसान सा था ना। एवी प्रोराटा को माइंड की ब्लॉकेज मत बनाओ। प्रोराटा ऐसा नहीं है कि टफ ही है, वो प्रोराटा लिख के तुम्हें डराना चाहते थे, तुम डर गए, पर्पस सॉल्व हो गया, जबकि इसमें प्रोराटा को यूज ही नहीं था। बस माइंड ब्लॉकेज है प्रोराटा, कुछ नहीं है प्रोराटा। चलो इसी पेपर का जो लास्ट ईयर का पेपर है, इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 अब है। Zeno Limited issued 25,000 equity shares of 10 each. एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5, बैलेंस फर्स्ट कॉल पे। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड, यानी कि 25,000 शेयर्स ही उन्होंने मंगाए और 25,000 ही मिले। सारी मनी रिसीव हो गई। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 1,500 शेयर्स, ये नहीं मिली। ओके, these shares were forfeited immediately after allotment. First and final call was not yet made at the time of forfeiture. शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, जितने से कॉल्ड अप है। भाई कॉल्ड अप है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, जितने से कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप मनी कितनी है, 4 + 5 9 रुपीज, तो 1,500 × 9 कितना हो गया,
13,500 सी ऑप्शन हो गई इसकी। ठीक है, समझ में आया। फिर प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन एक और है, पार्टनरशिप का बताया इसने। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वो तो पीए था उसका। हाँ जिसका भी है, मतलब मैं देख लेती हूँ। अब इसमें ऑप्शन है तो दोनों पार्ट बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का ए एंड बी पार्ट इसमें है, अतुल, बीना एंड सीता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratios of 8:7:5. Damini was admitted as a new partner for 1/5 share in the profits which she acquired entirely from Atul. The new profit sharing ratio after, तो अब उसने 1/5 लिया है, यानी कि देखो अतुल का हो गया 8/20 - 1/5, 4/20। अब चाहो तो तुम्हें आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर 4/20 वाली ऑप्शन देखें हम तो बी ऑप्शन ही आ रही है ना। तो कायदे से देखो तो, और इसमें एक बार इंश्योर और कर लो कि अतुल की 4/20 बी ऑप्शन में आ ही रहा है, और जो लास्ट में डी दामिनी है उसका 4/20 यानी कि 1/5 हो गया, ये भी श्योर हो गया। तो इससे निकल ही रहा है, बाकी और करना चाहो तो तुम करके देख लो, बाकी इससे आराम से बी ऑप्शन ले सकते हो। फिर भी फॉर सेफर साइड अगर करना चाहो तो एक बार करके देख लेते हैं। बीना का है 7/20 और सीता का है 5/20, तो यानी कि बी ऑप्शन ही आ रही है ना। तो हम ये नहीं भी करते तो भी हमारा चल जाता, हमारा एक से ही। अगर किसी ऑप्शन में ऐसा कुछ होता कि चेंज हो जाता कुछ तो हमें सोचना पड़ता, बट हमें ए का अतुल का निकालते ही समझ में आ गया कि हमारी ऑप्शन बी है, तो हमें जरूरत नहीं आगे टाइम लगाने की। इसे थोड़ा सा ये करो कि दिमाग को ओपन रखो, ये नहीं कि हम ब्लाइंडली हमें तो सबका ही निकालना है जी, प्रॉपर लिखना है जी। एमसीक्यूज हैं, सीयूटी में यही स्किल काम आने वाली है। ठीक है, अब इसका और पार्ट देख लेते हैं। रुशील एंड अबीर वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3. They admitted Sunil as a new partner for 3/7 share, which he acquired 2/7 from Rushil and 1/7 from Abir. The new profit sharing ratio. तो यानी कि रुशील की 4/7 - 2/7, अगर तुम इसको देखो तो वर्बली भी कर सकते हो आराम से। 4/7 - 2/7 इज 2/7। फिर अबीर की 3/7 - 1/7 इज 2/7, और उसकी तो 3/7 है ही, तो 2:2:3 आ गई। जरूरी नहीं है लिख के ही करो, ओरली भी हमें दिख रहा है ना कि हम 4/3 है, तो 4/7 - 2/7 करेंगे तो 2/7 आएगा। तो हमारे पास सी और बी ऑप्शंस आ गई। अब सी और बी में से हमें इंश्योर करना है, तो हमने अबीर का भी देख लिया कि 3/7 - 1/7 2/7, तो हम श्योर हो गए कि सी है, क्योंकि सी में ही वो 3/7 भी है, तो पक्का हो गया ना। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। और कौन सा बता रहे थे, 155। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, फिफ्थ क्वेश्चन इज एलेक्स, बेन एंड कोल वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, 5:3:2. Donna admitted as new partner for 1/5 share. Donna agreed to contribute proportionate capital. On the date of admission, capital of Alex, Ben and Cole after all adjustment ये है, यानी कि अगर डोना की 1/5 है तो इन तीनों की मिला के 4/5 हो गई। तो इन तीनों की कैपिटल 120, 80 एंड 1 लाख, यानी कि 3 लाख हो गई। ये 3 लाख 5/4, तो पूरी फॉर्म की आ गई। और फिर इसमें से 1/5, ये मत कर दे बैठ जाना कि पहले हम टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालें फिर हम न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालें। हमें एमसीक्यूज है, कहीं शो करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे कर दोगे और ये आ जाएगी 75,000, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझे। ये प्रीवियस ईयर के पेपर के ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, irredeemable debentures are also known as perpetual debentures। ठीक है, perpetual वर्ड का मतलब होता है जो कभी
रिडीम नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये तो ट्रू हो गई, assertion is true. The company does not give any undertaking for the repayment of money borrowed by issuing such debentures. They are repayable on the winding up of the company or on the expiry of a long period. ठीक है, तो ये irredeemable debentures की डेफिनेशन ही है। तो assertion भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है। तो ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। बोथ assertion रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 12th के बाद है 13 में मनी रिसीव्ड, फर्स्ट पार्ट जो है मनी, दोनों ही बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट है मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस फॉर्म के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है ना, तो हम क्या कहेंगे, क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। आंसर हो गया बी। फिर इसका और पार्ट में है एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन टर्म्ड एज, क्या होगा, वो कह रहे हैं कि हम जो सिक्योरिटीज है, जो भी शेयर्स हैं वो हम इशू कर रहे हैं, हम जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, हम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को कर रहे हैं कि भाई ये ग्रुप ऑफ पीपल है, हमें इन्हीं को देना है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया सी है, जो बी ऑप्शन, मतलब जो बी पार्ट नहीं, ये शेयर्स की थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। इसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स, उसका मतलब है जब कंपनी अपने ही शेयर्स शेयर होल्डर से परचेज कर लेती है। बता रही हूँ, लाइन से बताऊंगी ना। फिर बी है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, उसका मतलब हुआ कि कंपनी अपने ही शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को इशू कर देती है एट अ वेरी हाई डिस्काउंट, या कई बार विदाउट एनी कंसिडरेशन भी पे कर देती है। प्राइवेट प्लेसमेंट की तो ये है ही सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। स्वेट इक्विटी में प्राइवेट प्लेसमेंट भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। स्वेट इक्विटी का मतलब है जो भी हम पब्लिक एट लार्ज को नहीं कर रहे, यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, या ऑफर फॉर सेल, या जो हमारे प्रेफरेंशियल इश्यूज होते हैं वो हो गए, ये सब स्वेट इक्विटी में आ जाते हैं। लेती है कंपनी की अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसके तहत कंपनी कर सकती है, उसके कुछ रूल रेगुलेशन है, उसकी उनको मद्देनजर रखते हुए वो कर सकते हैं बायबैक, ठीक है। फिर 14th में फर्स्ट पार्ट है ए शेयर ऑफ 100 ऑन विच 80 इज रिसीव्ड इज फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, मिनिमम प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी री इशूड। तो जो मिनिमम प्राइस है, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो होता है ना, मैक्सिमम डिस्काउंट होता है अमाउंट फॉरफिटेड, जितना भी अमाउंट फॉरफिटेड है वो मैक्सिमम डिस्काउंट है, यानी कि 80 रुपए का वो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि 80 रुपए फॉरफिट किए हैं। तो 100 में से अगर 80 का मैक्सिमम डिस्काउंट है तो 20 एक ऐसा प्राइस है जो मिनिमम है, कि 20 रुपए से कम पे तो वो इशू कर ही नहीं सकते, 20 इज द मिनिमम प्राइस, 20 से कम पे वो इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और 20 से ज्यादा पे कर सकते हैं तो वो कितने पे भी इशू हो सकता है, मैक्सिमम प्राइस 100 भी हो सकता है, 100 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने 120 पे किया, 130 पे किया, 140 पे किया, 200 पे किया तो वो प्रीमियम पे हो गया। तो प्रीमियम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी बात यही है कि वो ओरिजिनली जितना अमाउंट रिसीव हुआ है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते कभी भी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है जब भी कंपनी अपने शेयर्स प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू करती है पब्लिक को, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन जो उन्होंने मांगा है तो 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो वो पूरा कैंसिल आउट कर दिया जाएगा और फिर से फ्रेश इशू निकाले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन एट द टाइम ऑफ सब इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। वो डिफरेंस क्लियर हो गया। अब इसका और पार्ट है शिव लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच 7 वर पेड, यानी कि 10 में से 7 पे हैं, री इशू हमने किया 9 एज फुली पेड। इसका मतलब
री इशू प्राइस 9 है और री इशू डिस्काउंट 1 है। अब हमने कैपिटल रिजर्व निकालना है। तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जितना भी अमाउंट फॉरफिटेड है माइनस री इशू डिस्काउंट, ये कैपिटल रिजर्व होता है। तो अमाउंट फॉरफिटेड कितना है? 7 रुपीज, री इशू डिस्काउंट 1, तो 6 रुपीज पर शेयर का कैपिटल रिजर्व आ गया। अगर 6 रुपीज पर शेयर का कैपिटल रिजर्व आया है और 500 शेयर्स हमने री इशू किए हैं तो 3000 हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। ठीक है, कौन सा? 10th। अब 10th क्वेश्चन देखो इसका। हाँ समझा रही हूँ। हाँ, 10th क्वेश्चन है रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ, ये होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कौन सी होती है? द कैपिटल विच इज कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो ये हमेशा आपकी नॉमिनल कैपिटल कह दें या ऑथोराइज्ड कह दें या रजिस्टर्ड कह दें, सब एक ही बात है। ठीक है, ये कौन सी कैपिटल होती है? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में मेंशन होती है दैट दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल व्हिच कैन बी इशूड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो उसमें से जो पोर्शन हम रिजर्व करके रख लेते हैं कि इट विल बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप, उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 25th पे। 25th क्वेश्चन इसमें है क्योमतम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 6। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, जर्नल एंट्रीज मांगी है, राइट? फिफ्थ का ए पार्ट है ये। 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 प्लस 6 रुपीज का प्रीमियम, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 8 और इसमें प्रीमियम कितना है? 3, यानी कि 5 + 3, और कॉल पे मांगा है बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 10 में से 5 यहाँ आ गया तो 5 यहाँ आ गया और 6 प्रीमियम था, 3 यहाँ आ गया। एप्लीकेशंस फॉर 160 शेयर्स वर रिसीव्ड, एप्लीकेशंस फॉर 10,000 रिजेक्टेड, यानी कि जो 160 रिसीव हुई 10,000 रिजेक्ट कर दी, 150। तो 150 को हमने 1 लाख अलॉट किए 3:2। ठीक है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज रिटर्न, सारे रिटर्न हो गई। डीलर्स टू हुम 200 शेयर्स फेल टू बे फर्स्ट एंड फॉर। तो ये देखो, ये कितनी अच्छी बात है कि ये इसमें कोई प्रोराटा की कैलकुलेशन है ही नहीं। His shares were forfeited and reissued at 5 rupees per share। ठीक है ना? हमसे बोला कि जर्नल एंट्रीज करो। अब बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फर्स्ट एंट्री हमने की बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर्स, लिखा है क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा आया? 160 इंटू 8 कितना हो गया? 160 इंटू 8 करो, ये आ गया 128। फिर ये बेटा एग्जाम में ध्यान रखना, मैं तो जल्दी करवाना चाह रही हूं इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, लेकिन एग्जाम में फुल फॉर्म ही लिखनी है। 1280 है ना,
इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में वो आएगा जो रिक्वायर्ड है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर बाकी जितना बचा वो हमने सारा रिफंड कर दिया जो रिफंड है। तो हमें रिक्वायर्ड कितना है, 1 लाख इंटू 5, 5 लाख, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, यानी कि हमें सिर्फ 8 लाख ही चाहिए। जो बाकी बच गया 480 वो पूरा का पूरा हमने कर दिया रिफंड। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना कितना होगा, 8 लाख, 5 लाख, 3 लाख। फिर बैंक, अब उन्होंने हमें कहा नहीं है कि कॉल्स इन एरियर्स ओपन करो, बट इट इज ऑलवेज गुड कि आप कॉल्स इन एरियर्स ओपन कर ही लो। तो हमने यहाँ पे करा कॉल्स इन एरियर्स, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। टू इक्विटी शेयर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसके नंबर कट जाएंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये आ गया 8 लाख। एरियर्स कितने होंगे, 200 शेयर्स पे 8 रुपए के हिसाब से 1600, तो 798,400। इसकी जगह दूसरी एंट्री क्या हो सकती थी, बिना कॉल्स इन एरियर्स ओपन किए बैंक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फिर यहां पे 798,400। बस। अब जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 एंट्रीज है, 1.5 मार्क फॉर ईच एंट्री, हो गया सिंपल। ठीक है, नहीं अभी तो आगे भी तो है, हमने फॉरफिट पे तो किया, 1.5 मार्क नहीं हुआ। सिक्योरिटीज प्रीमियम, फॉरफिटेड शेयर्स टू कॉल्स इन एरियर्स। वही मुझे लगा ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, इतना आसान कैसे दे दिया, बिल्कुल ही ऐसे मक्खन हो गया। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या हो रहा है, 200 शेयर्स हैं इंटू 10, और जो प्रीमियम डेबिट होगा वो जो नहीं मिला यानी कि ये वाला, तो 2600, फॉरफिटेड में 2000 इंटू 5, क्योंकि प्रीमियम मनी कभी फॉरफिट नहीं करते तो 5 ही लेंगे, और कॉल्स इन एरियर्स में 1600। फिर हमने री इशू किया, बैंक फॉरफिटेड शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1800, कैसे आया, 200 इंटू 9, फिर 200 जो री इशू डिस्काउंट है, और ये हो गया 2000। तो कैपिटल रिजर्व क्या आ गया, सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। 1000 में से डिस्काउंट में 200 यूज हुआ तो 800। तो ऐसे में ये वाली एंट्री 1 मार्क की होती है, ये वाली एंट्री 1 मार्क की होती है। ठीक है, तो आपकी ये एंट्रीज 1 मार्क की है, बाकी हाफ मार्क 1 4 मार्क ऐसे होती हैं। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये जो 2 एंट्रीज है ना बेटा, पहले सेकंड वाली एंट्री और 5th वाली एंट्री, ये दोनों 1 मार्क की होती हैं। ये नोट कर लो, फिर 32 भी करा देती हूँ। हाँ।